wanting to partition data is scalability. Different partitions can be placed on different nodes in a shared nothing cluster. ठीक है, तो ये तो पता चल गया अपने को कि एज एन कि अगर हम पार्टीशन मोस्टली करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो है अपना डेटा जो है वो मतलब स्केल कर सके, कि हम हमारे पास अगर मल्टीपल क्लस्टर्स हो तो एक क्लस्टर्स पे हम एक पार्टीशन डाल दें, दूसरे क्लस्टर पे दूसरा पार्टीशन डाल दें एंड सो ऑन. ठीक है, ताकि मतलब एक ही सर्वर पे एक ही जगह पे सारी चीज़ें स्टोर नहीं हो. ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पहले वाले पार्ट में. ठीक है, अब आगे देखते हैं. सो thus a large data set can be distributed across many disks, and a query load can be distributed across many processors. For queries that operate on a single partition, each node can be independently execute the queries of its own partition. So query throughput can be scaled by adding more nodes. Large complex queries can be potentially parallelized across many nodes, although this gets significantly harder. Partition database were pioneered in the 1980s by products such as Teradata and Tandem Nonstop SQL, and more recently rediscovered by NoSQL databases and Hadoop-based data warehouses. Some systems are designed for transactional workloads and others for analytics. This difference affects how the data system is tuned, but the fundamentals of partitioning apply to both kind of workload. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ना कि देखो, अगर सपोज़ हमारा अगर जैसे मैंने पहले ये बात करी थी, ठीक है, कि अगर आपको सर्च करना है कि ऐसे यूज़र्स लेकर आओ हमारे पास, ठीक है, मान लो इतने सारे पार्टीशंस हैं हमारे पास. ठीक है, अगर आपके पास क्वेरी आई कि हमको वो यूज़र्स ला के दो जिनके ऑर्डर्स जो हैं वो मतलब 5 से ज़्यादा है. ठीक है, तो अभी देखो आप क्या करते हैं कि एक ही पूरा डेटाबेस में आप पूरा सर्च कर रहे होते हैं कि भाई किसके मतलब एक बड़ा सा डेटाबेस होता है आपके पास. ठीक है, और इस बड़े से डेटाबेस में आप पूरे में ये सर्च कर रहे होते और सीक्वेंशली कर रहे होते. पहले इतने में किया, फिर इतने में, फिर इतने में, फिर इतने में, मतलब धीरे पूरे में सर्च कर रहे होते हैं आप. ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये बेटर हो जाती है पार्टीशनिंग से. तो अभी जब पार्टीशनिंग है तो आप क्या सोचोगे कि आप जैसे इस वाले से एक रिस्पॉन्स आया. ठीक है, फिर इस वाले से एक रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स 1, रिस्पॉन्स 2, और इस वाले से रिस्पॉन्स 3 आया. ठीक है, अब सबसे अलग अलग रिस्पॉन्स आ रहा है ना. अब सारी रिस्पॉन्स को आप ले लो और सारी रिस्पॉन्स को एग्रीगेट कर लो. अभी आप अगर मान लो कि आप हज़ार भी नहीं, मान लो 1 लाख पेज के बुक में आप एक वर्ड ढूंढ रहे हो. ठीक है, वो ज़्यादा इजी है, या फिर आप मान लो 10 पेज में एक वर्ड ढूंढ रहे हो. ठीक है, तो 10 पेज में वर्ड ढूंढना ज़्यादा इजी है. तो वैसे ही हमने क्या किया कि हमने मान लो कि अगर आपके पास थोड़ा, ठीक है, तो अगर मान लो कि आपके अपने 100 पेज में आपको एक वर्ड ढूंढना होता और या 10 पेज में वर्ड ढूंढना होता. 10 पेज वाला ज़्यादा इजी है, राइट. तो अगर आप मान लो कि आप 10 लोगों को बैठा दो और आप बोलो कि इस मतलब सब 10 पेज ले लो और ये वाला वर्ड ढूंढो. ठीक है, जिसको हमको वो सारे पेजेस रिटर्न करने हैं कि किस में ये वाला वर्ड है. ठीक है, तो मतलब हर इंसान 1 ने आपको कुछ पेज नंबर ला के दिए कि ठीक है, ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 10, पेज नंबर 7, पेज नंबर 9 में ये वर्ड्स हैं. ठीक है, ऐसे करके सब ने आपको कुछ पेजेस दिए. तो अब सारे नंबर्स को इकट्ठा कर लो और फिर आप रिटर्न कर दो. ठीक है, तो वो ज़्यादा इजी है. और अब सबको ये सारे सर्चेस सीक्वेंस पैरेलली चल रहे होंगे. कोई एक दूसरे के लिए वेट नहीं करेगी पहले इंसान 1 अपना आंसर बताएगा फिर मैं ढूंढना शुरू करूँगा. नहीं, सब ढूंढना शुरू कर चुके हैं एक साथ. ठीक है, भले कोई लेट देगा अपना आंसर, उसको ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट ढूंढना सबने शुरू कर दिया है. ठीक है, और ज़्यादा लेट भी क्या ही होगा. लेकिन अब इनको एग्रीगेट करने में, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों में ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला
इस चीज़ को ऐसे करना, बट ये बहुत फास्ट है। ठीक है, इट गेट सिग्निफिकेंटली हार्डर। Partition databases are pioneered in 1980s by products such as Teradata and Tandem Nonstop SQL, and more recently discovered by NoSQL databases। तो सबसे पहले ये किसने शुरू किया था ये पार्टिशनिंग वाला चीज़? ये टेराडेटा एंड टैंडम नॉनस्टॉप एसक्यूएल जैसे डेटाबेसेस से शुरू किया था, फिर इसको NoSQL ने अडाप्ट किया है। And Hadoop-based data warehouses. Some systems are designed for transactional workloads and other for analytics. See transaction processing or analytics. तो अभी कुछ सिस्टम जो है ना वो ट्रांजैक्शनल वर्क के लिए होते हैं, मतलब कि ट्रांजैक्शनल वर्क और एनालिटिकल वर्क में ये डिफरेंस है ना कि ट्रांजैक्शनल में आप मतलब आपका डेटा जो है वो नॉर्मलाइज नहीं होगा, लेकिन एनालिटिकल वर्क के लिए आपका मोस्टली डेटा जो है वो रिडंडेंट होता है। ठीक है, सारा डेटा आपको एक ही टेबल में मिल जाए। हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे रखें अपने डेटा को। और भी इसमें चीज़ें होती हैं, उसको ऑल टैप और वो ऐप बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं ताकि हमको इजी पड़े या ट्रांजैक्शन करना या फिर जो भी हमारा पर्पस है वो पर्पस आसान हो जाए। बट ट्रांजेक्शन का जो लॉजिक है वो दोनों में सेम होगा, बस डिफरेंस होगा कि हम सिस्टम को कैसे ट्यून कर रहे हैं अपने। ठीक है, कैसे डिवाइड कर रहे हैं ऑल दैट। अब एग्जैक्टली ट्यूनिंग क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो, मतलब व्हाट एग्जैक्टली लाइक हाउ एग्जैक्टली टू ट्यून, आई डोंट नो, मे बी वी विल गेट टू नो। In this chapter, we first look at different approaches of partitioning large data sets and observe how the indexing of data interacts with partitioning. We'll then talk about rebalancing, which is necessary if you want to add or remove nodes in your cluster. Finally, we'll get an overview of how databases route requests to write partitions and execute queries. मतलब क्या है कि देखो हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि कैसे कैसे पार्टीशन कर सकते हैं एक लार्ज डेटाबेस के। सबसे पहले वो सीखेंगे कि पार्टीशन कैसे कर सकते हैं, हाउ। ठीक है, फिर उसके बाद इंडेक्सिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं पार्टीशनिंग में। ठीक है, ये कैसे करेंगे, इनका जो इंटरेक्शन होगा वो हम देखेंगे। तीसरी चीज़ जो है रीबैलेंसिंग देखेंगे। रीबैलेंसिंग मतलब कि अभी एक नोड जो है वो डाउन हो गया या एक नोड आपको ऐड करना है, डेटा ज़्यादा हो गया। जैसे सपोज़ मान लो कि आपने एक हॉटस्पॉट बना दिया। ठीक है, आपने यूज़र्स ढेर सारे ले लिए। ठीक है, मान लो सपोज़ आपने यूज़र ए से आपके बहुत सारे यूज़र्स हैं और आपने सबको सर्वर 1 में डाल रखा था। ठीक है, तब इसमें ढेर सारे यूज़र्स आ जाएंगे तो इसके पास ढेर सारा लोड हो जाएगा, तो ये फिर से अगेन हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसको हम ब्रेक करके मान लो हमने 2 नोड बना दिए है। ठीक है, तो ऐसे नोड ऐड हो गया या फिर कोई और रीज़न से नोड ऐड हो गया, जो भी होगा, तो हम वो रीबैलेंस सीखेंगे कि जब हम नोड को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। ठीक है, और लास्ट क्या है, फाइनली we will get an overview of how databases route requests to write partitions and execute queries। तो मतलब अभी तो हमने देखा ना कि हमने पार्टीशन तो कर लिया है कि लेकिन अब किसको कैसे पता चलेगा कि ठीक है अभी ये वाला जो हमको डेटा मांगा है कि कोमल का डेटा चाहिए हमको, अब कोमल का डेटा किस पार्टीशन पे रखा हुआ है ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि राउटिंग होती कैसे है। जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास आई है उसको कैसे सही पार्टीशंस पे किस पार्टीशन पे जाना है, सही पार्टीशन पे कैसे भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा पार्टीशनिंग एंड रेप्लिकेशन।
Partitioning is usually combined with replication so that copies of each partition are stored on multiple nodes. ठीक है, तो रेप्लिकेशन से हमेशा कंबाइन करते हैं हम इसको. मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज़ आपके पास ये आपका पार्टीशन 1 है, ठीक है, ये तो आपका बड़ा वाला डेटाबेस था जिसको आपने पार्टीशन किया है मल्टीपल पार्टीशंस में, जिसको आपने डिवाइड किया है मल्टीपल पार्टीशंस में. ठीक है, उसके बाद इसमें भी आपने क्या किया ना कि इस पार्टीशन का भी आपने एक रेप्लिकेशन बना दिया. मतलब ये P1 का रेप्लिकेशन है, ये P2 का रेप्लिकेशन है. ठीक है, एक सेम डेटा यहाँ पे कॉपी कर दिया है, यहाँ पे P2 का डेटा कॉपी कर दिया. ठीक है, तो हमेशा जो है वो हम नॉर्मली भी पार्टीशन और रेप्लिकेशन को कंबाइन करते हैं सो दैट each copies of each partition are stored on multiple nodes. This means that even though each record belongs to exactly one partition, it may be stored on several different nodes for fault tolerance. कि मतलब fault tolerance के लिए हम क्यों, मतलब fault tolerance का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ ना कि अगर सपोज आपने नोड 1 पे इस पार्टीशन 1 को स्टोर कर रखा है, ठीक है, और नोड 1 जो है वो डाउन हो गया, तो अब नोड 1 पे जितने भी डेटा पड़े, तो मान लो कि आपने ए से लेके के तक का डेटा जो है वो नोड 1 पे डाल रखे हैं. तो अब अगर कोई भी आके अब कोमल सर्च करेगा तो उसको नहीं मिलेगा. पहले उसको मिल रहा था, अब उसको नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो नोड डाउन हो चुका है. यहाँ पे ए से लेकर के तक का जितना भी डेटा था वो गया, ख़त्म हो गया. ठीक है, इसके तो बहुत ही नुकसान है. एक तो ये सिर्फ टेम्परेरी नुकसान नहीं, ये तो परमानेंट नुकसान हो गया कि पूरा का पूरा डेटा ही गायब हो गया. And now a node may store more than one partition. ठीक है, if a leader follower replication model is used, the combination of partitioning and replication can look like in figure. I'll show you the figure. This is our figure. तो इसमें क्या है कि पार्टीशन 1 है, पार्टीशन 2 और पार्टीशन 3, इसमें लीडर फॉलोअर अप्रोच चल रहा है. तो मतलब क्या हुआ कि ये पार्टीशन 1 का ये लीडर है. ठीक है, ये पार्टीशन 1 का लीडर है, ये पार्टीशन 1 का फॉलोअर है, और ये भी फॉलोअर है. ये लीडर है अपना और ये फॉलोअर है. ठीक है, एक पार्टीशन के हमने 2 रेप्लिकेशन कर रखे हैं. ठीक है, तो इसमें जो भी डेटा आएगा ना, इन सब में रेप्लिकेट होगा, इन दोनों में. तो वैसे ही है कि पार्टीशन 2 हो गया, ये फिर पार्टीशन 2, ये पार्टीशन 2 का फॉलोअर है, यहाँ पे इसका लीडर पड़ा हुआ है. ठीक है, ये जो है यहाँ पे जब भी इसमें आएगा तो ये इसका डेटा जो है वो रेप्लिकेट होगा इसमें, इन सब में. ठीक है, लेट्स गो बैक टू वेयर वी वर. Each partition's leader is assigned to one node and its followers are assigned to other nodes. Each node may be the leader for some partition and a follower for other partition. तो जैसा कि हमने देख लिया कि एक नोड पे हम काफ़ी पार्टीशंस को स्टोर कर सकते हैं, और एक पार्टीशन को हमें डिवाइड करके रखेंगे कि पार्टीशन 1 है, इस पार्टीशन 1 के मान लो कि हमने 3 कर दिए. ठीक है, इसमें तो वैसे पहले उसमें तो 2 ही दिखा रखा था, मैंने 3 कर दिए मान लो. अब इसमें हमारे पास अगर 5 नोड है, ठीक है, तो अब लिखना पड़ेगा ना, इसलिए बड़ा. तो इसमें जो है पार्टीशन 1 का ये लीडर हुआ, ये सारे इसके फॉलोअर्स हैं. ठीक है, हम लोग रेप्लिकेटर्स को फॉलोअर्स बोल रहे हैं, और ये मेन हो गया. ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे स्टोर किया, फिर इसके फॉलोअर को हमने किसी दूसरे नोड, उसी नोड पे स्टोर नहीं करेंगे, वरना फ़ायदा क्या है अगर आप सेम नोड पे स्टोर कर रहे हो. तो अगर ये नोड उड़ गया, अगर ये नोड डाउन हो गया, तो आपका जो पार्टीशन है वो भी आपका जो रेप्लिकेशन है, आपने इसको डेटा रेप्लिकेट किया था ताकि आप उसको एज अ बैकअप यूज़ कर सको. अगर बैकअप नहीं भी तो कम से कम आप मतलब आप क्वेरीज को फास्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो. दूसरा, ठीक है, तो फॉल्ट टॉलरेंस तो मेन रीज़न है. अगर आप सेम ही नोड पे डाल दोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होना है उसका. ठीक है, ये वाला नोड उड़ गया तो ये
अपना ये लीडर फॉलोअर के साथ उठ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, लीडर फॉलोअर सब चला गया। तो आप हमेशा जो है वो दूसरे अगर लीडर और फॉलोअर को अलग अलग नोट्स पे रखा करो। एक नोट पे सिर्फ एक ही पार्टीशन का कोई एक मेंबर होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एक। अगर फॉलोअर भी डालो तो सिर्फ एक फॉलोअर होना चाहिए, मल्टीपल फॉलोअर्स भी नहीं। Everything we discussed in chapter 5 about replication of databases applies equally to replication of partition। जो भी आप डेटाबेस के रेप्लिकेशन के लिए करते हो ना, सबकी सारी की सारी चीज़ें आप पार्टीशंस के रेप्लिकेशन के लिए भी कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। The choice of partitioning scheme is most independent of choice of replication scheme. So we will keep things simple and ignore replication in this chapter। ठीक है, मतलब आप किस बेसिस पे पार्टीशन कर रहे हो, कब कर रहे हो, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो अपनी अलग इन सब का जो लॉजिक है, इन सब के जो रीजंस है वो अलग है, ठीक है, रेप्लिकेशन के रीजंस है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है और रेप्लिकेशन जो है वो एक अलग एक इंडिपेंडेंट चीज़ हो गया। हमने पार्टीशन पे देखो, बात ये है ना कि हमने पार्टीशन बना ली, ठीक है, हमने पार्टीशन कैसे बनाई है, क्या चीज़ें रखी हैं, वो हमारा हेडेक है। तुमको हमने बोला है कि तुम बस इन चीज़ों को रेप्लिकेट कर लो, ठीक है, तो तुमने रेप्लिकेट कर लिया। हमने कैसे पार्टीशंस बनाए, कहाँ पे पार्टीशंस को किस नोट पे रखा है, वो हमारा हेडेक है। बस तुम्हारा क्या काम है कि तुम रेप्लिकेट करो और तुम बस ये ध्यान रखो कि जिस नोट पे उसका कोई भी एक मेंबर पड़ा हुआ है उस नोट पे तुम ना जाओ, तुम दूसरे नोट पे चले जाओ, बस यही काम है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि partitioning of key value data. So you have a large amount of data and you want to partition it. How do you decide which record to store on which nodes? ठीक है, तो मतलब कि आपके पास जो हम पहले बात कर रहे थे कि आप पार्टीशन करोगे कैसे, ठीक है, कहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड रखोगे। मैं तो बोलती जा रही थी कि यूज़र के बेसिस पे कर रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं, ये सब तो मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, शायद मैं इसलिए भी बोल रही हूँ। बट अगर मेरे को नहीं, अगर मैं पहली बार पढ़ रही होती देन आई वुड हैव नो आइडिया कि हम पार्टीशन कर कैसे रहे हैं, हम कौन से डेटा को किस नोट, इनफैक्ट मेरे को अभी भी आइडिया नहीं है कि कौन से डेटा को किस नोट पे रख रहे हैं और क्यों रख रहे हैं एंड हाउ टू फेच इट, और इसको स्केल करेंगे तो इसमें दिक्कत क्यों नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। Our goal with partitioning is to spread the data and query load evenly across nodes, ठीक है। Every node takes a fair share. Then in theory 10 nodes should be able to handle 10 times as much data and 10 times the read and write throughput of a single node, ignoring replication for now, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है ना कि आपका जो सबसे पहले आपने जो डेटा को डिवाइड किया है ना वो तो सबसे पहले इवनली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक नोड जो एकदम आपका एकदम मर जा रहा है कि इतना डेटा है कैसे हैंडल करूँ, और एक नोड एकदम चिल कर रहा है कि डेटा ही नहीं है, इसके पास कुछ भी कोई हिट नहीं आ रहा है, फालतू है, फिर आप इसको वेस्ट कर रहे हो ना। और इसको तो एकदम आपने ट्राई कर दिया है कि लाइक इट्स सो मच बर्डन इज पुट ऑन दिस नोड। तो यही आपको इवनली डिवाइड करना है कि सब पे थोड़ा थोड़ा लोड हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। अब एक चीज़ ये हो गया कि अगर मान लो आपका जो डेटाबेस था वो एक सर्वर था, अब ये मान लो कि 10 रिक्वेस्ट हैंडल कर पा रहा था। अगर आपने फिर इसको डिवाइड करके पार्टीशंस बना दिया और हर नोड को अलग अलग पार्टीशंस पे डाल दिया। मान लो आपने 10 पार्टीशंस बनाए, ठीक है। तो अब अगर एक नोड, एक सर्वर जहाँ पे आपका मेन डेटाबेस था वो सिर्फ 10 रिक्वेस्ट को हैंडल कर पा रहा था, तो अभी तो आपने ऐसे 10 नोड्स बना दिए। तो आपका जो रिक्वेस्ट है, जो अब आपकी जो पूरी डेटाबेस है वो आप अब 10x10 करना चाहिए, क्योंकि 10 पार्टीशन कर दिए और 10 रिक्वेस्ट ये हैंडल कर पाता है ये हर नोड। तो ऑन थ्वेरी जो है वो अब 10 गुना हैंडल कर पाएगा, ठीक है। हम ऐसे
ऑन पेपर इसको बोल सकते हैं if the partition is unfair, so that some partitions have more data or queries than others, we call it skewed. The presence of skew makes partitioning much less effective. In an extreme case, all the load could end up on one partition. So 9 out of 10 nodes are idle and your bottleneck is the single busy node. A partition with disproportionately high load is called a hotspot. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि सारा का सारा जो लोड है वो एक पे पड़ रहा है और बाकी सब खाली खाली से हैं, तो वो जिस पे सबसे ज़्यादा लोड पड़ रहा है ना उसको हम लोग हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बोलते हैं कि ये स्क्यू हो चुका है, स्क्यूड है स्ट्रक्चर। The simplest approach for avoiding hotspot would be to assign records to nodes randomly. That would distribute the data quite evenly across the nodes, but it has a big disadvantage. When you're trying to read a particular item, you have no way of knowing which node is on. So you have to query all nodes in parallel. So अब क्या फ़ायदा, क्या वो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अब तो क्या ही हो गया कि अभी आपने पार्टीशंस उठाए, सब पे रैंडमली आपके पास डेटा 1 आया। ठीक है, ये अंशुल का डेटा आया, फिर मान लो प्रभास का डेटा है, फिर ज़िया का डेटा है समथिंग। ठीक है, अभी आपने अंशुल को इस पे डाल दिया, प्रिया को इस पे डाल दिया, ज़िया को इस वाले पार्टीशन पे डाल दिया। नेक्स्ट वाला जो आया मान लो जगेश को आपने इस पे डाल दिया पार्टीशन 1 पे, जो भी आपने राउंड रोबिन कर दिया कि एक इस पे एक इस पे एक इस पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि ठीक है आपने डाल तो दिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपने किस पे किसको डाला है रैंडमली। ये तो फिर भी चलो राउंड रोबिन सा हो गया कि एक के बाद पहला इस पे गया, सेकंड आईडी वाइज आपने शायद डिवाइड कर दिया। मान लो आप रैंडमली इस डेटा को आपने उठाया, इस पे डाल दिया, रैंडमली एक पे उठाया, फिर आपने सोचा चलो इस पे डाल देते हैं, इस पे उठाया, कुछ भी। तो देन जब आप रीड करने जाओगे फिर तो आपको एकदम रोना आ जाएगा कि रीड कहाँ से करना है, मेरे को पता ही नहीं है कुछ भी। तो दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच, दिस इज़ वेरी बैड अप्रोच। आपको क्या करना, we can do better. Let's assume for now that you have a simple key value data model in which you always access a record by its primary key. For example, in an old-fashioned paper encyclopedia, you look up an entry by its title. Since all the entries are alphabetically sorted by title, you will quickly find the one you are looking for. मतलब क्या है कि let's assume that you have a simple key value data model. ठीक है, उसमें आप प्राइमरी की से अपना डेटा फैच कर रहे हो और ओल्ड फैशन आपके पास एक इंसाइक्लोपीडिया है। यू लुक अप एन एंट्री बाय इट्स टाइटल। सिंस ऑल द एंट्रीज आर अल्फाबेटिकली सॉर्टेड बाय टाइटल, यू कैन क्विकली फाइंड द वन यू आर लुकिंग फॉर। मतलब क्या है कि जैसे ठीक है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें कुछ अयान, आदर्श, पायल, सीता, समवन, ठीक है, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करना है आपको, आपके पास मतलब ये बस बता रहा है कि किस टाइप का डेटा है, आपके पास इस टाइप का डेटा है। ठीक है, जिसमें आप ना ये तो मान लो ऐसा मान लो कि ये हैश्ड है। हैश्ड है तब भी एक तरीका हो सकता है कि अगर आपको हैश होगा तो आपको पता हो कि आपको कहाँ पे जाना है एग्जैक्टली, और आप तुरंत उसको फेच करके ले आओगे। हैश नहीं भी हो तो मान लो कि ये जो आईडीज़ है वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो, तो आपको पता है कि अगर सपोज़ आपको मान लो कि आपको 10 पे जाना है और अभी आप 4 पे हो, तो आपको पता है कि आपको नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाना है। ऊपर में आपको नहीं मिलेगा, नीचे में मिलेगा, सो ऑन। ठीक है, तो आप इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हो, फटाफट ढूंढ लोगे। Let's assume for now that you have a simple key value data model in which you always access a record by its primary key. For example, in an old-fashioned paper encyclopedia, you look up an entry by its title. Since all the entries are alphabetically sorted by title, you can quickly find the one you are looking for.
इसमें बस आपको बताया कि किस टाइप का डेटा आपको अज्यूम करना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था एज सच। जस्ट ये बिल्डिंग था, बिल्ड कर रहा है वो, कि सेटअप बिल्ड कर रहा है कि आगे आपको किस तरह का डेटा आपको अज्यूम करना है। Partitioning by key range. One way of partitioning is to assign a continuous range of keys from some minimum to some maximum to each partition, like the volumes of a paper encyclopedia. If you know the boundaries between the ranges, you can easily determine which partition contains a given key. If you know which partition is assigned to which node, you can make your request directly to the appropriate node, or in the case of encyclopedia, pick the correct book off the shelf. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, तो क्या एक हम रेंज में कैसे करेंगे, रेंज में हम ये कर सकते हैं ना कि सपोज़ हमारे पास 1 से लेके, हमको पता है कि हमारा प्रायोरिटी की जाता है समवेयर लाइक 1 लाख तक, तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसा कर लेंगे कि 1 से लेके 100 तक का डेटा हम एक पार्टीशन पे रख लें, फिर 100 से लेके 200 तक का पार्टीशन दूसरे पार्टीशन पे रख लें, 200 से 300 तक का डेटा तीसरे पे रख लें, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम रेंजेस बना लेंगे और हर रेंज को, मतलब एक कंटिन्यूस रेंज को एक पार्टीशन पे डाल देंगे। ठीक है, सो एक कंटिन्यूस रेंज ऑफ कीज़ from some minimum to some maximum to each partition, like the volumes of paper encyclopedia. If you know the boundaries between the ranges, you can easily determine which partition contains a given key. If you also know which partition is assigned to which node, then you can make your request directly to the appropriate node, or in the case of encyclopedia, pick the correct book of the shelf. तो बेसिकली क्या है कि अगर आपने पार्टीशन कर रखा है, ठीक है, और आपने स्टोर कर रखा है, ठीक है, आप एक मान लो कि आपने ये सारे चीज़ें स्टोर कर रखी कि नोड 1 पे आपने क्या स्टोर कर रखा है, 1 से लेके 100 तक का डेटा, फिर नोड 2 पे आपने स्टोर कर रखा है 101 से 200 तक का डेटा, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आपने ये भी मेंटेन कर रखा है, ये वाली मैपिंग भी, कि आपने कौन से नोड पे कितना डेटा रख रखा है, तो आप ईज़िली जाओगे। अगर सपोज़ आपके पास 151 का रिक्वेस्ट आता है, ठीक है, तो आप देखोगे कि 151 किस रेंज में लाई करता है, ये इस रेंज में लाई करेगा, इस रेंज का डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे नोड 2 पे रखा हुआ है, तो आप नोड 2 पे डायरेक्ट चले जाओगे। ठीक है, और आपको वो डेटा मिल जाएगा। दैट्स इट। अब आगे का बाद में करते हैं। बाय।